दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2024 में अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन को 43 सीटें जिताई थी लोकसभा चुनाव। और एक पीडीए का समूह पूरी तरह से अखिलेश यादव के पक्ष में खड़ा था। उत्तर प्रदेश के 44% मतदाताओं ने तब इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया। और आज जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने जो ताकत दी थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, उससे आज पीडीए समाज को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। लोकसभा के पिछले 12 सालों के इतिहास में नरेंद्र मोदी ने जब चाहा संविधान में संशोधन करा लिया, लेकिन आज वो संविधान संशोधन विधेयक जो परिसीमन के नाम से करने जा रहे थे, महिलाओं को के लिए सीटें तो आरक्षित करना चाह रहे थे, लेकिन ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाह रहे थे, ना ही मुस्लिम समाज की महिलाओं को आरक्षण देना चाह रहे थे। इसी बात का अखिलेश यादव ने खुलकर विरोध किया। आप जो 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित करने की बात कर रहे हैं, उसमें ओबीसी आरक्षण लागू कीजिए और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कीजिए, तभी हम ये बिल पास होने देंगे, अन्यथा नहीं होने देंगे। और देश ने देखा कल कि जब अखिलेश यादव कल लोकसभा में बोल रहे थे तो पूरे देश ने सुना। कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि कल नरेंद्र मोदी जी ने अखिलेश यादव की तारीफ कर दी और खुलकर बोला कि अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, कई बार हमारी मदद भी करते हैं। तो कई लोग ये सोचने लगे कि समाजवादी पार्टी शायद इस मुद्दे पे महिला जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है उसमें शायद एनडीए के पक्ष में मतदान तो नहीं करेगी, लेकिन वो वॉकआउट कर जाएगी। ये स्वप्न कई लोगों ने देखने लग गए थे। और एक 80 में 77 है, वो तो जागरूक कर रहे थे मुस्लिम मतदाताओं को। आज आप 4 से 5 बजे के विशेष के बीच में दल विशेष के सांसदों पर नजर रखिएगा। लेकिन साहब, अखिलेश यादव बहुत प्यार से बतियाते हैं, लेकिन मन से बड़े मजबूत इरादे वाले हैं। आज वो पूरी मजबूती से उनके 37 सांसद विपक्ष के साथ खड़े रहे और जो संविधान में 131वां संशोधन विधेयक था लोकसभा में पेश हुआ, उसको नरेंद्र मोदी सरकार 2/3 बहुमत से नहीं पार करा पाई। मनोज जी, आज की सफलता के पीछे आपकी क्या राय है? नमस्कार पाठक जी, और आपके तमाम सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं इतना जानता हूं कि आज जो कुछ हुआ वह ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ताकत के साथ एक ही बात कही, और वो बात थी कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमारे पिछड़े और मुस्लिम समाज की महिलाओं, जिनकी आबादी बहुत बड़ी है इस देश में, अगर हम 60% ओबीसी और लगभग 18 से 20% के करीब मुस्लिम आबादी को जोड़ लें तो लगभग 80% के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन मैं उसको एक मोटे माटे आइडिया में मान के चलता हूं कि 70% के आसपास एक आबादी ऐसी है जिसकी महिलाओं के बारे में सरकार नहीं सोच रही। और जिस देश में 70% मेरे ख्याल से बहुमत ही होता है, तो उस बहुमत के बारे में मुझे लगता है कि बीजेपी ने आंख मूंद ली थी। और आंख इसलिए मूंदी थी, अब पूरा षड्यंत्र है इस देश में। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस देश में आरएसएस और बीजेपी के लोग दलितों से, एससी एसटी कम्युनिटी से कभी भी नहीं परेशान होते। इसके पीछे कारण एक छोटा सा है, उन्हें मालूम है कि हम एससी एसटी कम्युनिटी को कंट्रोल कर लेंगे, उन्हें थोड़ा सा देके संतुष्ट कर देंगे, लेकिन
इस देश के जो पिछड़े हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी दे दिया तो उनका एम्पावरमेंट हो जाएगा, वो सशक्त हो जाएंगे। फिर वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, या अन्य कोई भी काम करने वाले, चाहे वो बच्चे हों, एजुकेशन में हो। तो हमेशा बीजेपी इसीलिए इन सारी चीजों से भगती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कर बड़े लाइटर मोड में कह रहे थे कि आने दीजिए, आने पहले हो जाने दीजिए, फिर हम आपको पिछड़ों को सबको देखेंगे, फिर वो भी हो जाएगा। बड़े लाइटर मोड में, स्टाइल में, मतलब बड़ा कैजुअली कह रहे थे कि अरे साहब बस आ जाने दो महिला आरक्षण बिल, इसके बाद हम सबको धीरे से दे देंगे। ये लॉलीपॉप दे रहे थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो आपने भी बात कही कि वो हमारे मित्र हैं और हम समय समय में हमारी मदद करते हैं, उस समय मदद की थी जब महिला बिल रियल में पास हुआ था। उस समय सबने मदद की थी इस सरकार की, और हमने उस बिल को पास कराया था क्योंकि हम उसके पक्ष में थे। लेकिन जो ये कर रहे हैं, ये परिसीमन के पूरे सिस्टम को महिला बिल की आड़ में पूरी तरीके से एक गोलमाल करना चाहते हैं। और ये तुक्का था, पाठक जी इस बात को याद रखिएगा। बीजेपी ने अंधेरे में तीर छोड़ा था। उनको ये लग रहा था कि हो सकता है कोई विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा ना बोलें और महिला आरक्षण बिल की तरह ही जैसे सबने वोट कर दिया था फिर ये कर दें, तो फिर हम अपनी मन मर्जी से कर लेंगे। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से मानना है कि महिला आरक्षण माफ करिएगा होना चाहिए, लेकिन पिछड़ों और मुस्लिम महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की परिसीमन आप करेंगे तो कैसे करेंगे? कास्ट सेंसस या जनगणना? विदाउट जनगणना के आधार पे आप कैसे संसद कर सकते हैं, कैसे अपरिसीमन कर सकते हैं? तो ये समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से समझी हुई बात थी और सरकार यही गोलमाल करना चाहती थी। और सरकार धीरे से इस देश की बड़ी आबादी को मूर्ख बनाना चाहती थी। क्योंकि मैं आपको दावे से बता रहा हूं, इस देश में हो सकता है परमाणु बम का परीक्षण हो गया हो तो दुनिया बड़ी बेचैन हो गई। आप समझिएगा, जिस वक्त इस देश में परमाणु परीक्षण हुआ उस वक्त दुनिया बहुत आशंकित थी कि भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। फिर उसी की देखा दुखी तमाम सारे देशों ने पाकिस्तान की मदद की और भारत महाशक्तिशाली न बन जाए इसलिए पाकिस्तान को भी परमाणु से लैस कर दिया। लेकिन इस देश में जिस दिन जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे उस दिन आप समझ लेना कि परमाणु परीक्षण हो गया इस देश में। कितनों की छाती पे सांप लौटेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। कितनों से मेरा आप ये प्यार बड़ी किसी बात से करें, नहीं है। आखिर जाति जनगणना में ऐसा क्या आंकड़ा आ जाएगा भाई? ये तो माना जाता है कि देश में आंकड़े जो है मुश्किल से 10 से 15% है, 85% बहुमत है और 85% बहुजन है, और ये बात लगभग बिहार की जाति जनगणना से सामने आ गई है। इसमें नई कौन सी जानकारी होगी? नई जानकारी ये होगी कि पूरे देश का कास्ट सेंसस जब होगा तो उसके आधार पे, अभी तो सिर्फ 1931 की जनगणना के आधार पे बात होती है नहीं ना। नहीं भाई, मैं तो बिहार में जनगणना हुई ना, बिहार में जाति जनगणना जनगणना हुई, था, कर्नाटक में वो हुई, जाति तेलंगाना में जनगणना हुई। नहीं थी, वो हाँ, सर्वे था। वो अच्छा, वो सर्वे। आधार पे था। जाति जनगणना तो सरकार कराएगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र अच्छा, की सरकार कराएगी। तो जाहिर सी बात है जब केंद्र की सरकार के आंकड़े आएंगे तो उस पर किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती है। नो क्वेश्चनिंग सिंगल। उस पर जो आंकड़े आएंगे वो सामने आएंगे और सबसे बड़ी लड़ाई खत्म होगी। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने बड़ी चतुराई के साथ, वो कौवा वाली चतुराई, जैसे ब्लैक क्रो नहीं होता है, ब्लैक क्रो, मेरे ख्याल से दुनिया में ब्लैक ही क्रो होता है, मैंने गलत बोल दिया, काला कौवा, लेकिन हो सकता है किसी और प्रजाति का भी होता है क्योंकि ये मिश्रण का दौर है, कुछ भी हो सकता है। तो काले कौवे की तरह हाँ आरएसएस और बीजेपी चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम समाजवादी लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। इस बात के लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध थी कि इस देश में बड़ी आबादी, छोटी आबादी, मंझोली आबादी या जिस 15% की आपने बात की है जिसमें हम पी से पीड़ित कहते हैं,
टी से दुखी कहते हैं, और ए से जिन पे अपमान और अत्याचार हो रहा है उनको कहते हैं। उसमें तो सब आते हैं, उसमें आलोक पाठक जी भी आते हैं, उसमें कोई उपाध्याय भी आते होंगे, उसमें कोई योगी आदित्यनाथ की जात का भी कोई आ सकता है। क्यों? लेकिन वो मनोज भाई पीड़ित है, दुखी। लेकिन अगर ये ताकत नहीं दी होती आपको जनता ने 2024 में, तो मोदी जी तो ये बिल पास करा ले गए होते, क्योंकि 2024 तक उनके पास, गठबंधन के पास 66 सीटें थी लोकसभा में, ये घटकर 36 पे आई है, 30 सीटें कम हुई है। और उसके लिए अखिलेश यादव ने जो पीडीए का मिशन चलाया 2023 से, ये उसका असर है। तो एक चीज जो समझ में आई कि इस पूरे मामले में जिस पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें, तो जो व्यवहार अखिलेश यादव का रहा, दोनों दिन वो सदन में जमे रहे और बड़ी संतुलित भाषा में उन्होंने अपनी बात कही और अपनी बात से डिगे नहीं। बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपना मित्र कहा, लल्लन सिंह ने भी उनको अपना मित्र कहा, काफी प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो डिगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने देखा कि राहुल गांधी आते हैं लोकसभा में, पता नहीं क्या भाषण दे रहे थे भाई साहब, वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, बात हो रही है महिला आरक्षण पे, वो कहाँ का कहीं और चले जा रहे हैं। तो क्या ये उचित समय नहीं है कि अब इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव के हाथों दे देनी चाहिए विपक्ष को? निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है। ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों को सोचना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने 2 दिनों में राजनीति की है सदन में, और जो सोचा बहुत ही जबरदस्त था। मेरे ख्याल से अगर इसको हम आदरणीय अखिलेश यादव जी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, 43 सीट्स उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा 2024 के चुनाव में जीती थी, वो बात अपनी जगह हो सकती है, वो भी टर्निंग पॉइंट के समान ही है। लेकिन रियल में इस आताताई सरकार को कैसे उन्होंने धीरे से डोज दिए, और वो डोज ऐसे थे जिससे कि सरकार को थोड़ा सा भी नहीं लगा। लेकिन कल आपने सदन में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी स्वीट पॉइजन दे रहे थे सारे दलों को, स्वीट पॉइजन। और वो कह रहे थे कि अगर ये बिल नहीं पास हुआ तो इस देश की महिलाएं उस राजनीतिक दल को माफ नहीं करेंगी। अरे तो कल से पूरे देश में चक्का जाम करवा दो मोदी जी, आपकी सरकार है। सारी महिलाओं को रेल रोको, बस रोको, ट्रक रोको, सारे चक्का जाम करवा दो, तब हो सकता है विपक्ष को कोई ना माफ करे। लेकिन अगर आप ही की सरकार है और आप ही चक्का जाम कराओगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। खैर, उल्टी गीटी फेंकी थी तो उल्टा हो ही गया। निश्चित तौर पे विपक्ष को घेर रहे थे और विपक्ष को कुछ और बताने की कोशिश कर रहे थे, वो बात हुई। राहुल गांधी जी के बारे में आपने बताया, तो मैं राहुल गांधी जी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि आज वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी पर और पूंजीपति पे हमलावर थे, और उन्होंने म्यूजिशियन और उस तरह की बातें कह के जो हमला किया है, वो हमला मेरे ख्याल से बड़ा घातक था। पूरी बीजेपी बिलबिला गई। वो कहते नहीं कि करेला दूजे नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई। एक तो बिल गिर गया, ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी का और तमाम सारे लोगों का जो भद्द पीटा है राहुल गांधी जी ने जादूगर की कहानी सुनाकर, वो बहुत ही मेरे ख्याल से पेनफुल रहा होगा बीजेपी के लोगों के लिए। लेकिन ठीक है, राहुल जी की अपनी स्टाइल है बात करने की, वो कब क्या कहेंगे ये वही तय कर सकते हैं, वो हम लोग नहीं तय कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी होने के कारण उनको ये अधिकार है। और मैं तो कहता हूं ये राहुल जी को, जैसे कहते हैं नहीं सात खून माफ, वैसे राहुल जी को, प्रधानमंत्री जी को लगातार इस तरह के जवाब देने के लिए सबको रियल में इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि इस देश में अगर किसी लीडर की सबसे ज्यादा उनके चरित्र पे सवाल उठाए हैं, या उनके कैरेक्टर पे तमाम बातें कही गई हैं, या उनके पूरे चरित्र को महिमा मर्दन करने का, बिल्कुल मटियामेट करने का काम किया गया, तो वो पाठक जी राहुल गांधी जी को ही उन्हीं के विपक्ष में किया गया है, उन्हीं के लिए किया गया है। तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी को पूरा अधिकार है, और कहते हैं नहीं सात खून माफ जैसा है, कि वो प्रधानमंत्री मोदी से अपना बदला ले सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं जी।
लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, कल अखिलेश यादव जी ने जो बोला और उसके नंबर सब लोगों ने देखे कि जितने लोगों ने अखिलेश यादव का भाषण संसद टीवी में देखा, तो उसके आधे नंबर भी नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं थे। यूट्यूब पे संसद टीवी के आंकड़े बता रहा हूं मैं। तो इससे लग रहा है कि देश अब अखिलेश यादव को बहुत ध्यान से सुनना चाहता है। और अगर मैं सारे सोशल मीडिया जोड़ दूं, क्योंकि हम सब जानते हैं बीजेपी आईटी सेल के पास क्या है, लेकिन जो जो कल के आंकड़े थे उससे तो यही साबित हो रहा था कि, और जिस तरह से अखिलेश यादव को नरेंद्र मोदी के मुकाबले ज्यादा दुगने लोगों ने देखा और बड़ी मजबूती से उन्होंने अपनी बात कही। राहुल गांधी एक और मामले में आज फंसते हुए दिखाई दिए मनोज जी। लखनऊ हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है और ब्रिटेन के नागरिक में उन्होंने मतदान में भी हिस्सा लिया है। तो अगर ये हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट ने एफआईआर करके सीबीआई से इसको जांच करने का आदेश दिया, तो ये बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक तरफ थोड़ा विषय से हट रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इनके नेता आरोप लगाते हैं आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर कि उनके पास 3-3 देशों के आरोप, और यहाँ हाई कोर्ट आदेश देता है, लखनऊ हाई कोर्ट, कि राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटेन का पासपोर्ट रखने के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप कहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आक्रमण किया, लेकिन बात ये होती है साहब ना कि जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए उस पर बात होनी चाहिए। पूरा देश सुनना चाहता था कि महिला आरक्षण पे राहुल गांधी की सोच क्या है। आज अखिलेश यादव निर्विवाद रूप से क्यों सारा आदमी उनको अप्रिशिएट कर रहा है कि जिस तरह से उन्होंने 2 साल से अपने ऊपर माफ कीजिएगा 2 दिनों से जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में बड़ी मजबूती से और शांतिपूर्वक धैर्य से अपनी बात कही और पूरी बहस के दौरान बैठे भी रहे, सरकार के सारी बातों को सुना। जब आप सुनेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया राहुल गांधी का कि वो आएंगे, भाषण दे के चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए पाठक जी, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन का पार्ट होने के नाते हमारी अपनी सारी एक दायरे हैं मेंटेन है, उन दायरों के अंदर ही हम बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, इस बात को मैंने एक शब्द में कह दिया कि ये उनकी मर्जी है कि वो क्या बोलेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे एक 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 बड़ी अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। नहीं मनोज जी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अभी इंटरप्ट ना करिए, ना 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 ना, अभी इंटरप्ट ना करिए, मैं अपनी बात कह लूं तब इंटरप्ट सवाल पूछे। जी के पैर न पड़े बेवाई, वो का जाने पीड़ पर आए। अब आपने और बड़ी बात कह दी। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं इसीलिए मैं कहता हूं आप इंटरप्ट ना करिए, मैं बात पूरी कहता हूं। पर मेरा कोई वो कहते हैं ना, मैं कंजूस नहीं हूं, ना शब्दों का, ना वैचारिकी से, और ना ही सत्य बोलने में। यही मेरी सबसे बड़ी ईश्वर की देन है मेरे साथ, मैं सत्य बोलता हूं, सदैव सत्य बोलता हूं। ठीक है, डिप्लोमेसी भी आनी चाहिए और डिप्लोमेटिक होना भी चाहिए और प्रवक्ता होने के सारे गुण होने चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन बहुतायत में और बहुमत में मैं सत्य बोलता हूं। पिछड़ों का दर्द सिर्फ पिछड़े नेता को हो सकता है, किसी दूसरी जाति के नेता को नहीं हो सकता। ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, और वो मैंने इसीलिए उदाहरण कहा, जे के पैर न पड़े बेवाई, कहा जाने वो पीर पर आए, उसको क्या मालूम। और ठीक इसी तरह अगर कोई परिवार वाला इस देश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का, माफ करना है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री परिवार वाला व्यक्ति बैठा होता, परिवार वाला, जिसकी पत्नी होते, बच्चे होते, महीने की फीस जमा करनी पड़ रही होती, भले अकाउंट में 100,000 करोड़ रुपए होते, लेकिन महीने की फीस बच्चों की जमा करनी पड़ रही होती, और बच्चों के लिए कपड़े लाने पड़ रहे होते, दिवाली में मार्केटिंग करने जाना पड़ रहा होता, होली में बच्चों के लिए गुलाल पिचकारी खरीदने जाना पड़ रहा होता। तो सभी खरीदते हैं ना, कितना भी बड़ा आदमी हो, सबको जाना पड़ता है। अगर वो 2 लोग होते, उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री परिवार वाले, तो निश्चित तौर पे इस देश के हालात कुछ आज और होते। ठीक उसी तरह राहुल गांधी जी को
ठीक है, उन्होंने पिछड़ों के हक में बयान दिया है, नो डाउट, वो मैंने सुना है कि महिला आरक्षण का मतलब पिछड़ों को और उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन उनके कहने से इतर भी एक बात है, और वो बात ये है कि पिछड़ों का दर्द पिछड़े ही समझ सकते हैं, उनके साथ दलित भाई समझ सकते हैं, क्योंकि उनको भी उतना ही कष्ट हुआ है। ठीक है, उन्हें रिजर्वेशन ही तो है। मैं कहता हूं, सीना ठोक के एक बात कहता हूं पाठक जी, आज आपने किसी भी नेता के मुंह से बात नहीं सुना, दलित और आदिवासी को आरक्षण है, उसके बाद भी उनका एम्पावरमेंट नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अभी भी सबसे ज्यादा अगर अत्याचार के मामले आप देखेंगे, सबसे ज्यादा अत्याचार इस देश में अगर किसी के साथ हो रहा है तो दलितों के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है। आप देख लो, जितने पूंजीपतियों को बड़ी बड़ी जमीनें, बड़े बड़े पहाड़ जंगल दिए जा रहे हैं, वो सब आदिवासियों की धरोहर है। ये भी एक बड़ा अत्याचार है, आर्थिक अत्याचार है, उनकी चीजों को छीना जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन उनका, कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं है। कोई भी किसी भी स्टेट का नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, कोई नहीं उनकी लड़ाई लड़ पा रहा है। रिजर्वेशन है उनको बस। तो ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है इस देश में। हमारी पार्टी, हमारे नेता का एक स्पष्ट मत है, हम सत्ता पाके किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहते, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी पे अत्याचार नहीं करना। सिर्फ एक ही बात की लड़ाई है, पीडीए के लोगों की हक आवाज, उनकी मदद करना और किसी के साथ भेदभाव ना। यही समाजवादी पार्टी चाहती है, सबको हक अधिकार मिले। ठीक है, किसी को एक पैसा ज्यादा मिल जाए, किसी को एक पैसा पाठक जी ज्यादा मिल जाए, समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द नहीं है। लेकिन किसी को 15 पैसा कम मिले, इस बात का दर्द है समाजवादी पार्टी, और वो रहेगा, वो रहेगा, और इसी की लड़ाई है, इसीलिए हम कह रहे हैं। अरे आज जब बात हो रही थी कि किसी के, निशिकांत दुबे कह रहे थे कि किसी के भी खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति के आधार उसके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो अखिलेश यादव ने जिक्र कर दिया कि दुबे जी, मैं कन्नौज में चुनाव लड़ रहा था, चुनाव लड़ने के पहले मैं मंदिर में गया, जब मंदिर से मैं निकला तो मंदिर धुलवाया गया, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो निशिकांत दुबे ने कहा कि जिसने मंदिर धुलवाया वो गलत किया, वो अपराधी, उसके खिलाफ केस चलना चाहिए। तो ये क्या माना जाए? नहीं, जिसने मंदिर धुलवाया जो अपराधी है, तो उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस की सरकार है क्या? किसकी सरकार? निशिकांत दुबे को पता नहीं क्या? अब जब सदन में तुम आए फाए साए तो बोल नहीं सकते हो, रिकॉर्डेड जा रहा है सब, तो बोलोगे तो यही ना कि ना 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 ना, ना गलत हो गया, तो कराओ ना एफआईआर, कौन मना कर रहा है? वो तो कभी भी संज्ञान लेके किया जा सकता है। और मैं एक बात कहता हूं, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अपमान किया था धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, ऊंचा और नीच मान के अपमान किया था आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। इस देश के तथाकथित बहुत सारे संत, महात्मा, पुजारी, वो कहां सो गए थे? कितने लोगों ने विरोध किया इस बात का? कभी कभी मन फट जाता है पाठक जी, ऐसा लगता है जो बाबा साहब अंबेडकर ने किया था, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस नोट पे ये बात कह रहा हूं मैं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने किया था कि मैं पैदा तो जरूर हिंदू हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू। तो जो ये लोग कर रहे हैं और जो इनके पुरखों ने किया है, वही अन्याय, अत्याचार है, वही भेदभाव है। कि आप, मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने धोया था, जिन लोगों ने गंगा जल से इसको धुलवाया था, 5 कालिदास मार्ग को, और जो कन्नौज का मंदिर और महाराणा प्रताप की मूर्ति, वो सब के सब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सामने उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। वो कितने बड़े पद पे बैठे हो, उत्तर प्रदेश के शीर्ष पद पे बैठे हो, हमारे नेता की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते नहीं है, शंकराचार्य महोदय ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति माफी मांग लेता है,
वो बड़े दिल का व्यक्ति होता है, बड़े व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। अगर अब गलती हो जाए, और जो लोगों को सम्मान देना जानता हो, वो व्यक्ति और बड़ा होता है। क्या कहा था उसने, जो वृंदावन के कोई स्वामी जी आए थे, कि अगर मैं किसी व्यक्ति को मानता हूं जो धर्माचार्यों का सम्मान करता है, तो अखिलेश यादव है। मुख्यमंत्री थे, मैं मिलने गया तो मुझको वो छोड़ने गेट तक आए। कल्पना करो, उत्तर प्रदेश के सीएम हो के वो एक हर व्यक्ति को इतना महत्व देते हैं। तो जिन लोगों ने उनका अपमान किया, वो सारे लोग, पाठक जी, हमारे नेता के पैरों की धूल के नीचे, पैरों के नीचे की धूल के बराबर भी नहीं है। इसलिए ठीक है, वो बात है, वो कही जाएगी जब जब बीजेपी के लोग कहेंगे। मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि निशिकांत दुबे के आदेश पे या रिक्वेस्ट पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी एफआईआर करवा दें। मैं तो कहता हूं घर गिरवा दें, बुलडोजर चलवा दें बुलडोजर उन लोगों के यहाँ। आपको लगता है एनआरसी वालों की जो फोटो लगवा दी थी, उनकी निशिकांत दुबे फोटोज की लगवा बात, दी थी लखनऊ में, आपको घर लगता गिरवा है दिए कि थे। आपको लगता है कि निशिकांत दुबे की बात सुनी जाएगी? हम कह रहे हैं निशिकांत दुबे ने बात तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं सुनी जाएगी। क्या बात करते हैं आप? निशिकांत दुबे तो सांसद मात्र हैं। जो उत्तर प्रदेश में व्यक्ति बैठा है, अड़ियल, पता नहीं क्या क्या शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कह के अपनी जिब्या खराब करना है। जिस व्यक्ति को सेंस ना हो, जिस व्यक्ति को राजनीतिक मर्यादाएं ना हो, जिसको राजनीतिक कोई सिद्धांत ना हो, शिष्टाचार ना हो, नेताओं के प्रति किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के क्या क्या कहा जाए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उनका रवैया रहा है पिछले 10 सालों में, तो दुर्भाग्यपूर्ण पाठक जी। और मैं इतना जानता हूं कि हमारे नेता की जीत आज इसलिए हुई है कि हमारे नेता ने सबको साथ लेके चलने की बात कही। अगर दलितों को आरक्षण संविधान दे रहा है, एसटी समाज का जो शेड्यूल ट्राइब से उसको आरक्षण संविधान दे रहा, तो पिछड़े और मुसलमान महिलाओं को भी आरक्षण दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी तत्पर है। हमारे नेता का बड़ा दिल है। हम किसी अगड़े के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। समाजवादी पार्टी ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर कोई विरोध नहीं किया, किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं किया, और कहा कि अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं हम उनके साथ हैं। बहुत सारे लोग हैं अगड़ों में पिछड़े रह गए, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या इस सरकार ने ईडब्ल्यूएस की जो भर्तियां करी हैं, वो मंत्री का भाई बन गया प्रोफेसर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भाई बन गया प्रोफेसर, गरीब। अरे सर, अच्छा ये बताइए कि अगर वो सरकार शब्द ने कहना नहीं गलतियां चाहता मैं। मनोज भाई, अगर वो सरकार ने गलतियां ना की होती तो लोकसभा में 66 में 36 नहीं पहुंचते। और आज आप जो आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, आपके नेता ने, आपके दल ने जो महिला विधेयक को रोका है कि पास तभी होगा जब इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आज की चर्चा के लिए।